एक स्केल पे बनाया है क्या एक्सपोनेंशियल में? जैसे 2 की पावर x और 3 की पावर x का ग्राफ एक ही ग्राफ में हमको बनाना है, तो पहले शायद वो ड्रॉ नहीं किया तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा लिख लो क्वेश्चन, प्लॉट 2 की पावर x एंड 3 की पावर x इन वन ग्राफ। दोनों ग्राफ किस पॉइंट से पास होंगे? दोनों ग्राफ इस पॉइंट से पास होंगे। 0,1। x को 0 डालो तो दोनों ही क्या बनेंगे? 1। बस ये देखना है कौन सा ग्राफ ऊपर होगा और कौन सा ग्राफ नीचे होगा। तो आसान समझना, देखो जैसे ही तुम पॉजिटिव जाओगे, सपोज 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो कौन सा बड़ा होगा? 3 की पावर 1। तो इसका मतलब पॉजिटिव में जो ऊपर है ये वाला ग्राफ, ये 3 की पावर x का है। तो निगेटिव में यही ग्राफ नीचे आया, देखो यहाँ पे आया है। तो इसका मतलब निगेटिव में चेक कर लेते हैं। तो 2 की पावर -1 और 3 की पावर -1 में कौन सा नंबर बड़ा है? 2 की पावर -1 होता है 1/2 और 1/3, तो 1/2 बड़ा है। मतलब जब हम पीछे जा रहे हैं नेगेटिव में, तो 2 की पावर x ऊपर होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये 2 की पावर x का है, और ये दूसरा वाला जो ग्राफ है ये 3 की पावर x का ग्राफ। आसान है समझना इसको। ठीक है, प्लॉट 2 की पावर -x, 3 की पावर -x इन वन ग्राफ। बनाओ बेटा। 2 की पावर -x। कैसे जाएंगे बस? देख लो कौन सा ग्राफ ऊपर होगा इसमें, कंपेयर कर लो इसमें। जैसे अगर सपोज हम बात करते हैं x = 1 पे, ये तो पॉइंट फिक्स है 0,1। x = 1 पे कौन सा ग्राफ ऊपर होना चाहिए देख लो। तो 2 की पावर -1 और 3 की पावर -1, कौन सा बड़ा है इसमें? बोलो बच्चा लोगों। आई थिंक ये वाला बड़ा है ना, ये 1/2 लिखा है, ये लिखा है 1/3, तो 1/2 बड़ा है। तो ये वाला ग्राफ ऊपर होगा, इसका मतलब ये वाला ग्राफ जो है, दूसरा वाला ग्राफ है जो वो होगा 3 की पावर। ये जो ग्राफ है ये वाला बनेगा y = 3 की पावर -x का। बोलो बेटा सबको क्लियर है ना?
एक ही ग्राफ में अगर ड्रॉ करने मल्टीपल्स ग्राफ कर लोगे? आसान सा पार्ट सही है वाला तो। नेक्स्ट बात करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन की। इसकी बात करना है हमको। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है क्या लॉग में? बोलो, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? हाँ, लॉग के अंदर का नंबर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। एक और रिस्ट्रिक्शन होता है क्या, कि बेस जो होता है वो वन नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा बेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनता है वो दो केस में बनता है। एक जब बेस वन से बड़ा है, और दूसरा जब बेस वन से छोटा है। हम लोग पहले बात करते हैं, दो ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पे। इफ बेस इज वन से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं ए जो है वो वन से बड़ा है, बेस जो है। तो डोमेन तो सबको मालूम है ना, एक्स क्या क्या अलाउड है ग्राफ में। अच्छा, ग्राफ जो इसका होगा, उनको ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ इस साइड में होगा, ओरिजिन के राइट में, या वाई एक्सिस के राइट में होगा। वाई एक्सिस के लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं होगा। बोलो, ये बात समझ में आती है कि जो भी ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के राइट में होगा। क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है कि भाई एक्स है, पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं हम लोग, तो पॉजिटिव नंबर जब डालेंगे तो नेगेटिव एक्स यहाँ पर जाएगा ही नहीं, तो नेगेटिव एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट हमको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलो, तो कुछ वैल्यू वैल्यू से निकाल के चेक करते हैं तो कैसा बिहेवियर है इसका। तो ए की कुछ वैल्यू ले लो, सपोज हमने वन से बड़ा लिया, लेट ए को टू ले लो। ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से। चार पांच वैल्यू लिख रहे हैं, देखो क्या हो रहा है। और कुछ लिख रहे हैं उसको भी बता दो। बोलो, बोलो, चलो। सबसे पहले लॉग वन, जल्दी बोलो कितना होगा, बेस टू। लॉग वन जीरो, लॉग टू वन, निकाल सकते हो। लॉग 40 हो गया, तो आसानी से सब लोग इस बात को समझ पा रहे होगे
दिस इज नथिंग बट 0 1 2 3 4। ये कितना होगा देख लो, -1 -2 -3 -4, ये लिखोगा -100। समझ रहा है? बोलो बेटा, ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये बेस और नंबर सेम है, 1 हो गया। ये 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 पीछे जाएगा। ये 3, 2 का क्यूब लिखा है, 3 पीछे आएगा। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको दिक्कत हो रहा हो ये वैल्यू निकालने में? बोलो। या कॉपी अपने निकाल लो तो निकाल के देख लो। बोलो बच्चा लोगों को, सबको ये क्लियर है इतनी बात? तो इसका नेचर तुमको यहीं से दिख जाएगा। बोलो, देखो क्या हो रहा है। ये बात पक्की है, जब x 1 है तो y क्या होगा? 0। पॉइंट 1,0, यहां से तो ग्राफ पास होगा। दूसरा पॉइंट है 2 1 4 2, एक्स वाई होता ना पॉइंट, एक्स वाई, तो x1 y0 x2 y1 ऐसे चल रहा है। तो हो क्या रहा है, देखो जैसे जैसे x तुम्हारा बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, ऐसा नहीं कि 2 से डायरेक्टली 4 हुआ होगा, वो 2 से 2.1 भी हुआ होगा, 2.3 भी, फिर 3 भी, 3.4, ऐसा सारी वैल्यू लिया होगा। तो उस समय जब ये 2 से 4 गया है x हमारा, तो y 1 से 2 गया है। इस तरीके से वैल्यूज चल रही हैं। और 1 के पीछे क्या हो रहा है, ये देखो, 1 के पीछे, 1 के पीछे जैसे ही गए तो ये नेगेटिव होना शुरू हो गया। 1/4, 1/8, 1/16। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जरूर। ये कभी यहाँ पे मीट नहीं करेगा, ऐसा कर देना। ठीक है? देखो कैसे, जब ये 2 है तो ये 1 है, ये 4 है तो ये 2 है, चल रहा है ऐसे। तो जैसे जैसे हम लोग एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, 1 पे क्या है वैल्यू ग्राफ की? 0। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है? 0। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम 1 के पीछे जा रहे हैं, 1/2 पे देखो, 1/4 पे, 1/8 पे, 1/16 पे, तो 0 के तुम जितना पास आते जाओगे वैल्यू नेगेटिव में उतनी बड़ी होती जाएगी। तो जब हम 0 के बिल्कुल बगल में पहुंच गए होंगे, कहां पे? टेक्निकली स्पीकिंग 0+ पे। 0 तो डोमेन में ही नहीं होगा, 0+ पे, तो 0+ पे कितनी वैल्यू आएगी? नेगेटिव इंफिनिटी। 0+ पे कितनी वैल्यू आएगी? नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है? तो ये ग्राफ होता है लॉगरिथमिक फंक्शन का जब बेस 1 से बड़ा है। तो इसका डोमेन तो मालूम ही है तुमको, 0 से इंफिनिटी। तो रेंज बोल दो क्या है बेटा इसका रेंज? आर हो दिख रहा हमको तो। रेंज क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। बेटा नेगेटिव तो डोमेन में नहीं है ना, कैसे पुट कर दोगे? क्या लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ होता है? ये बताओ, क्या लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ होता है क्या? बोलो आरएनएमएस। लॉग पढ़े हो ना? अरे ये क्वेश्चन तुम्हारा ठीक है, चलो वैलिड क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्यों अलाउ नहीं होता है। अलाउ इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर लॉग के अंदर तुम नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो रियल नहीं होगा, इसलिए। जैसे अगर तुमसे पूछते हैं रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है, क्यों अलाउ नहीं है?
अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि फिर वो नेगेटिव आउटपुट देने, सॉरी, आउटपुट रियल नहीं देगा। इसलिए हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स ना, अभी तो क्लास 12 तक कम से कम। सिर्फ एक ही टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, बाकी सब जगह रियल नंबर की बात करते हैं। बोलो बच्चा लोग, समझा जो पूछ रहे आ रहे हैं बस, नेगेटिव क्यों नहीं होता है? ये क्वेश्चन तुम हर जगह पूछ अलाउ कर सकते हो करके। साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर टू क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो जैसे जैसे जीरो के पास तुम आते जाओगे, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इतना अच्छा ग्राफ है कि 0 से 1 में, इस एक नंबर में, मतलब इस वन लेंथ में, ये माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक ट्रेवल कर लेता है, नंबर लाइन का आधा पार्ट। उसके बाद 1 से इंफिनिटी में नंबर लाइन का रिमेनिंग आधा पार्ट ट्रेवल करता है। नहीं बेटा, कैसे मिल जाएगी वैल्यू ऑफ आई? देखो, तुम जो बोल रहे हो, तुम लॉगरिथमिक का बेसिक प्रिंसिपल ब्रेक कर रहे हो। क्यों? लॉग आया कहां से है? लॉग प्रकट कहां से हुआ है, ये बताओ पहले। लॉग का जन्म कहां से हुआ है? यहां से, यहां से, एक्सपोनेंट से। ठीक है, तुम बताओ यहां पे एक्स, तुम कुछ भी ले लो, कुछ भी, कुछ भी मतलब कोई भी नंबर ले लो, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जैसा नंबर ले लो, क्या कभी y की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना। होता है क्या? इसी के तो लॉग फॉर्म अगर लिखोगे तो क्या बनेगा? x इक्वल टू, यही लिखोगे ना, लॉग y बेस है, यही होगा इसका लॉगरिथमिक फॉर्म। बोलो, ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होता है एक्सपोनेंट का। तो ये तो एक्सपोनेंट में पढ़े होगे, एक्सपोनेंट का बेस कभी भी क्या नहीं होता? नेगेटिव होता है क्या? नेगेटिव, बोलो, एक्सपोनेंट का बेस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता। तो वही तो बेस यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और ये वाई पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए की पावर एक्स, अभी तक पिछला ग्राफ देखो, एक्सपोनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चाहे एक्स कुछ भी हो जाए, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहीं से बनता है। तो इसीलिए लॉग के, तुम कुछ भी लिखोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, कुछ भी रैंडम सा कुछ भी लिख दो, क्या ये कभी भी नेगेटिव बनेगा? नहीं। तो तुम किसी भी चीज का एक्सपोनेंट फॉर्म लिखोगे, वो क्या आएगा? लॉग के अंदर क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव। इसीलिए बोलते हैं। अब देखो, यहीं से तुम्हारा आंसर जस्टिफाइड है। अगर कोई बोले सर यहाँ पे एक्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दें, हाँ, तब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर डालोगे, तब वो पॉसिबिलिटी है कि वाई नेगेटिव बन जाए। ठीक है, तो हम लोग लेकिन रियल नंबर की बात करते हैं हमेशा। चलो, तो ये वाला ग्राफ हो गया 1 से इंफिनिटी वाले केस में। और ये ग्राफ बड़ा प्यारा ग्राफ होता है। देखो, अगर तुम देखे हो ग्राफ को, तो देख लो, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिक्रीज किया, कंटिन्यूअसली बढ़ता गया ग्राफ, कंटिन्यूअसली। तो दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ। चलो, लॉग जब बेस 1 से छोटा है तब बात करते हैं। तो बेस मतलब 1 से छोटा हो गया, ए की वैल्यू 1 से छोटी है। अच्छा, बेस 1 क्यों नहीं होता लॉग में? उसका आंसर भी एक्सपोनेंट में लिखा है। क्यों? 1 की पावर तुम कुछ भी करोगे, चाहे 2 लिखो या 4 लिखो या 6 लिखो, आंसर क्या आने वाला है? ऑलवेज 1 आएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या है, तो जैसे तुम यहां बोलोगे क्या है, अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो क्या बनेगा?
2 इक्वल टू लॉग 1/1। कोई बोलेगा सर ये भी तो पॉसिबल है। 3 इक्वल टू लॉग 1/1, 4 इक्वल टू, तो यूनिक नहीं है यहाँ पे ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। इसीलिए यहाँ पे लॉग का बेस क्या नहीं लेते 1। लॉग 1/1 क्या है नहीं मालूम ना क्या है, कुछ भी बोल सकते हो तुम, 1 2 3 4 सब कुछ चलेगा वो तो। इसीलिए बेस 1 डिफाइंड ही नहीं करते हम लोग। यहाँ चलो इस पे देख लो, बेस 1 से छोटा हो गया तब क्या होने वाला है। अरे चेक कर लो वैल्यू, और क्या करना क्या है। इसी में बेस 1 से छोटा लेके देख लो, सब में 1 से छोटा मतलब एक काम करो 1/2 ले लो, बेस का नेचर समझ में आ जाएगा। 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, बेस अपने आप तुमको नेचर मिल जाएगा उसका। बेटा लाइन कहां से आया ग्राफ है। चलो बताओ, ये सही लिखा है वैल्यू पहला वाला, log 1, log 1 तो ऑलवेज 0 होता है। सेकंड वैल्यू बताओ क्या होगा, बोलो बेटा जल्दी, ये वाला वैल्यू कितना होगा, जल्दी से सारे वैल्यू निकालो। तो लॉग पढ़े नहीं है क्या, ये तो ऑलरेडी आंसर करने वाले वैल्यूज हैं, तो 9th 9th वाले आंसर कर देते हैं। तो लॉग नहीं पढ़ा है वो अपने छोटे भाई बहन से पढ़ लेगा लॉग पहले घर पे। तो भाई 9th 9th में 8th 8th में उसको पता होगा लॉग क्या होता है। चलो देखो, देख लो यार, इसमें बता रहे थे तो समझ में आ जाएगा तुमको। -1 ऐसा होने वाला है, कैसे होने वाला है। ये 1/2 लिखा है 2 की पावर -1, ये -1 पीछे 1/-1 करके बाहर आएगा, log 2/2 हो जाएगा 1। 1/-1 क्या होता है, -1। इसी तरह इसकी वैल्यू निकाल लो, सारी वैल्यू निकाल लो। ये वाली वैल्यू आएंगी पॉजिटिव में, ये आएगी +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +100। क्यों, यहां से एक माइनस बाहर जाएगा और यहां से एक 1/, में माइनस बाहर आएगा। अगर लॉग की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तब तो फिर तुमको कुछ चमके ही नहीं इसमें। लॉग की ये प्रॉपर्टी तो सबने देखी होगी कि अगर बेस में कोई नंबर होता है तो ये कैसे बाहर आता है, 1/n। और अगर इस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसके पावर है तो ये आता है इस तरीके से n×log। यहाँ पे पावर किसमें है, बेस में, 2 की पावर -1 लिखा है ये, तो हर बार क्या आएगा, 1/-1, 1/-1 बाहर आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है देखो, 0 से, सॉरी 1 से आगे नेगेटिव है और 1 के पीछे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो 1 के आगे मतलब 1,0 से पास होगा, आगे जाएंगे तो नेगेटिव है, उसके पीछे पॉजिटिव। ये बनाए ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे हम 0 के पास जाएंगे वैल्यू बड़ी हो रही है, देख लो 1 पे है 0, आधा कर दिया हमने, +1 हो गया, और आधा कर दिया +2, और कर दिया कम +3, और कम कर दिया +4, यहाँ पे और कम हो गया। ये क्या लिखा है यार, ये
टू कहाँ गायब हो गया? ये टू की पावर था -100, ये था टू की पावर -100 ना। ये 1/2 की पावर 100 लिखा है, तो बहुत कम नंबर लिखा है। जैसे जैसे हम जीरो के पास पहुंच रहे हैं, वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन तो वही है, लॉग है, जीरो से इन्फिनिटी रेंज, जिसमें जिसमें भी आर दिख रहा है, सारा वाई एक्सेस कवर कर रहा है ग्राफ। दो चार लोगों को छोड़ के बाकी लोग ज्वाइन करके नाश्ता वास्ता करने चले जाते लगता है। सोचते हैं बाद में देख लेंगे, ऐसा इकट्ठे कर लेंगे, जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर सोचेंगे अब बाद में पढ़ लेंगे इसको। तो ये वाला ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ है, दिख रहा है? ये ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ग्राफ है। और उधर ग्राफ देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नाम सुना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक आदमी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम सुना है, लिख लो नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है y इज इक्वल टू इंटीग्रल x। डेफिनेशन डेफिनेशन में पढ़े होंगे सब लोग। क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यही होता है। नंबर लाइन पे जो भी इसके पीछे पहला इंटीजर होता है, तो जैसे 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1। -1.2 का क्या होता है? -2। 1 का क्या होता है? 1। -3 का क्या होता है? -3। इंटीजर का वही रहता है फ्रैक्शन में, जो उसके पहले पीछे, जो पहला इंटीजर जो नंबर के पीछे है, वो हमारा कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर।
तो बताओ, इफ एक्स है 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, बोलो। अगर x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 0। चलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब y 0। इफ x 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा? 1। इस तरीके से वो चलने वाला है। ऊपर जाओगे तो अगर x हमारा -1 से 0 है तो y कितना आएगा? इस तरीके से ये मूव करता है। अब देख लो इसको, बस प्लॉट कर लो ग्राफ को नंबर लाइन पे। तो यहाँ नीचे बना दें क्या, साइड में? चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। जब x 0 से 1 है, मतलब ये x हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कहां तक जा रहा है? 1 तक। तो y कितना है? 0। मतलब पॉइंट्स बताओ क्या होंगे बेटा, पॉइंट्स मतलब y की हाइट क्या होगी? 0 हाइट मतलब x एक्सेस पे। तो ऐसा एक लाइन बनेगा, ये वाला। यहाँ पे हम एरो लगा रहे हैं, एरो मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना। ये पॉइंट कौन सा है? उसके बाद ये लाइन, इतना लाइन हमारा ग्राफ है अभी, देख लो क्यों। क्योंकि जब x 0 है तब भी y 0 है, x 0 से बड़ा है थोड़ा सा तब भी y क्या है? 0। कब तक 0 रहेगा? जब तक 1 के पहले है, एरो मतलब 1 के पहले रुक गए। जैसे ही x 1 हुआ तो y क्या हो जाएगा? जैसे ही x 1 हुआ तो y कितना हो जाएगा? जैसे ही x 1 हुआ तो y कितना हो जाएगा? 1। तो कब तक 1 रहेगा? जब तक x की वैल्यू क्या है? 2 से कम। तो जैसे ही x 1 हुआ तो y जंप हो गया कितना? 1। और कब तक ये, तो x हम 1.1 है तब भी इसका हाइट सेम रहेगा, मतलब 1 रहेगा। तो ये कब तक रहेगा? 2 तक। देखिए ये 2। जब x हमारा 1 से 2 के बीच में है तो y क्या है? 1 कांस्टेंट। दिख रहा है? ग्राफ मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है ना। तो यहाँ पे पॉइंट जैसे x1 है तो y 0, x 1.1 है तब भी y, अगर x 1 है तो y 1 है, x 1.1 है तब भी y 1 है, x 1.5 है तब भी y 1 है। तो 1 से लेके 2 के बीच में y कांस्टेंट रहने वाला है और वो क्या होगा? 1। इसी तरह जब x 2 से 3 है तो y कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह जब x 3 से 4 है, आगे चला जाएगा ऐसे। एरो मतलब क्या है कि वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, डॉट मतलब क्या है? वो वाला पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं। पीछे आ जाओ, जैसे तुम 0 के पीछे गए वाई क्या हो जाएगा? निगेटिव। कब तक है? -1 से। और पीछे गए, -1 के थोड़ा पीछे आ गया, तुरंत क्या हो जाएगा? -2। ये है ग्राफ, देख लो, -1, -2, -3, 0। तो ये जो एरोस तुमको दिख रहा है ना, जो एरो चल रहे हैं सब इस पूरा, ये एरो है हमारा ग्राफ ऑफ द इंटीग्रल एक्स। सोच लो बेटा आराम से, चलो देख लो, टाइम स्पेंड कर लो उसके साथ, समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो।
डोमेन तो ऑब्वियसली इसमें ऑल रियल नंबर्स है। रेंज बता दो क्या है, रेंज बताओ बेटा, क्या रेंज, ग्राफ को देख के बताओ जरा रेंज क्या है हमको। इंटीजर, ग्राफ कितना वाई एक्सेस कवर कर रहा है, अगर हम ऐसे इसको फ्लैट कर देंगे ग्राफ को, तो वाई एक्सेस पे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे मिलेंगे। जब ये वाला एरो फ्लैट होगा तो ये पॉइंट मिलेगा, जब ये वाला एरो जाके फ्लैट हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे, पॉइंट्स कौन से हैं, इंटीजर्स। तो इसका रेंज क्या आने वाला है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यूजुअली आई से या हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, बताओ बेटा कहाँ पे नहीं आ रहा समझ में। इंटीग्रल एक्स का नाम सुना है पहले, ये बताओ अरविंद कुमार, इससे पहले कभी देखे हो इंटीग्रल एक्स। जब ग्राफ पढ़ा जब ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ही समझ में नहीं आएगा ना। तो नहीं, ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो चीज पढ़ा रहे हैं वही चीज है कि जो समझ में नहीं आएगा। तो बताओ बेटा अरविंद, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे पहले नाम सुना है। बोलो बेटा, इससे पहले नाम ही नहीं सुना तुमने। यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा हमको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीग्रल एक्स, सेम बातें हैं ये। ओके, ऐसा यार संभव नहीं है कि इंटीग्रल एक्स का नाम नहीं सुना है, कई बार तो हम ही ने यूज किया हुआ क्लास में। और कितने लोग हैं जिसने इंटीग्रल एक्स का नाम नहीं सुना है पहले। आयुषी वर्मा पढ़ा नहीं है। इसमें पढ़ने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं पढ़ा है। चलो अच्छा ठीक है, देख लो बता देते हैं फिर से एक बार। इंटीग्रल एक्स क्या होता है सुनो। ये होता है इसका डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो क्या बताएं हम कि नंबर लाइन पे किसी भी नंबर का तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो उस नंबर पे या उसके पीछे जो भी पहला इंटीजर मिलेगा वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बस इतना सा इतना पढ़ना होता है इसमें, इतने में हम पढ़ लिए। जैसे कोई तुमसे पूछे बताओ बेटा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, उसको लिखेंगे ऐसे 1.2। अब नंबर लाइन तो बेटा बचपन में देखे होगे तुम लोग, ठीक है। तो 1.2 के पीछे पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा बताओ, 1.2 के पीछे पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा। अब ये नहीं मालूम तो इसके लिए क्या पढ़ाएंगे हमें। अच्छी बात है कि तुमको ये मालूम है कि 1.2 के पीछे पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, 1। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1। 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो भी 1 होगा।
1.5 का क्या होगा, वो भी 1 होगा। 1.9 का क्या होगा, वो भी 1 होगा। कब तक 1 रहेगा ये, 2 से जस्ट पहले तक रहेगा ना, 1.999। उसके पीछे जाना है, आगे तो नहीं जाना हमको। अब किसी के दिमाग में चला जाएगा सर कि 2 तो पास में है। बेटा पास और दूर से डेफिनेशन तो है नहीं उसका। डेफिनेशन ही क्या है उसका, कि नंबर के पीछे जो पहला इंटीजर है वो कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्यों वो कहलाता है, इसका भी देख लो रीजन। किसी भी नंबर के पीछे कितने इंटीजर होते हैं, किसी भी नंबर के पीछे कितने इंटीजर होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ना। इसके पीछे 1 है, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, तो इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं। तो उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला तो है। बोलो 1.2 के पीछे जितने इंटीजर हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 1। इसके पीछे जितने भी इंटीजर पड़ेंगे, 1 से बड़ा कोई है क्या, बताओ। 1 से बड़ा कोई होता है क्या, सोच लो आराम से। नंबर लाइन साइड में कहीं ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन को रेफर करते रहो बार बार, तब तुमको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन किन सब में सबसे बड़ा है, कि 1.2 के पीछे जितने हैं उन सब में सबसे बड़ा है। तो 1.2 के पीछे जो भी पहला इंटीजर है वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। बस यही होता है इंटीजर। अब देख लो इसमें, तो हम बोल रहे हैं जब x हमारा -1 से 0 में है, मतलब 0 से जस्ट पीछे, तो 0 के पीछे पहला इंटीजर कौन सा पड़ेगा बताओ। ये 0 है, 0 के यहां पे आ गए हम, तो पहला इंटीजर हमको दिख रहा -1 दिख रहा है। तो कोई नंबर अगर 0 से थोड़ा सा भी कम है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। कोई नंबर अगर -1 है तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। तो 0 से लेके यहां से इसके पीछे जितने भी नंबर पढ़ने वाले हैं ये, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। इसी तरह अगर हम 0 से 1 के बीच में, चलो यहां पे आ गए, 0 से 1 के बीच में, 1 से पहले, अब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इस रेंज में 1, 0 को इंक्लूड करना है, 1 को एक्सक्लूड करना है। तो बताओ 1 से कम है मतलब 0.99 लिखा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। 0.5 का 0, 0.1 का 0, 0 का 0। 0 से 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग 1 जितने भी नंबर हैं उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0। इसी तरह बाकी सबका लिखा है, देख लो अगर तुमको समझ में आ रहा है अब तो। देख लो अरविंद कुमार जी, आपको समझ में आया है, अब आपने नाम सुन लिया इसका, ठीक है। अब इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इसको घर पे रख लो आराम से, ताकि सोचो घर में बैठा है हमारे, तो उसको घर का मेंबर बना लो, तो मुलाकात इससे होती रहेगी, तो नहीं भूलोगे उसको, ठीक है। ओके, ग्रेटेस्ट नीचे हो गया। तो अब इसका ग्राफ भी देख लो, ऐसे ही है कि जब देखो x 0 से 1 है, दिख रहा, तो y क्या है, ग्राफ मतलब क्या है, x और y का कॉम्बिनेशन है ना, x y पॉइंट है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। तो जब x 0 है तब भी y 0 है, जब x 0.1 है तब भी y 0 है। y मतलब क्या है, इंटीग्रल x। जब x 0.9 है तब भी y क्या है, 0। y मतलब इंटीग्रल x। ऐसे ही बनाया देख लो। तो यहाँ पे ये जो लाइन बनाया है कैसे, ये पहला लाइन, जब x हमारा 0 से 1 है तो y क्या है, 0। तो जब x 0 से 1 है तो ग्राफ x एक्सेस पे ही बन जाएगा यही लाइन, क्यों, क्योंकि x एक्सेस पे y 0 होता है। जब x 1 से 2 है, 1 से 2 मतलब ये वाला x 1 से 2, तो y कितना होगा, 1, 1, ये है y 1। ये तो पढ़ा होगा ना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, x एक्सेस के पैरेलल लाइन। ओके चलो, अच्छी बात है, आ गया है। तो इसका डोमेन रेंज तो दिख ही रहा है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ये लेडर वाला ग्राफ बनता है इसका, स्टेप बाय स्टेप पूरा। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट, नेक्स्ट लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? किसी भी नंबर का फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होता है ना नंबर का, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। कैसे? उसको पहले तो देख लो डिनोट कैसे करते हैं, ये वाला, इस वाले ब्रैकेट से। दिस मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो थोड़ा सा कॉमन लगाओ और बताओ जरा हमको, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? बोलो। तो तुमको कुछ फ्रैक्शन दिख रहा है क्या? फ्रैक्शन मतलब जो इंटीजर के अलावा है उसको, ठीक है, उनको अपॉन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमको दिख रहा है 0.2 दिख रहा है ना? बोलो, ऐसा कोई है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही जो बोला है तुमने कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है? सन्नी जी बोल रहे हैं 6.5। बेटा 6.5 तो वन, अच्छा 6.5 मतलब तुमने नंबर को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया? नहीं, चलो, मतलब सुनो क्या होता है, कोई भी नंबर दुनिया का, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर दो चीजों से मिलकर बनता है, इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 1.2 दो नंबर से मिलकर बना है, एक 1, एक 0.2, इन दोनों को ऐड किया है तो बना है 1.2। 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा ये बताओ। अच्छा बोलो चलो, 1.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1, ठीक है। उसके अलावा जो बचा है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। कितना बचा है इसके अलावा? 0.2। तो ये हो गया। होता क्या है, किसी भी एक्स को, चाहे कुछ भी, अब रियल नंबर की बात कर रहे हैं, कोई भी नंबर लिखा है एक्स, वो ये होता है। और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ तो उनको समझ में आ रही बात, तो भाई नंबर लिखा है उसमें दो ही चीजें होंगी, इंटीजर और इंटीग्रल पार्ट। उसके दो टुकड़े कर रहे हैं, एक इंटीग्रल पार्ट अलग और फ्रैक्शनल पार्ट अलग। ये बताओ, 1 अगर लिखा है सिर्फ 1, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? मतलब 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा ये बताओ। 0, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं फ्रैक्शन में, 0। तो 1 कैसे मिला है? इंटीग्रल पार्ट 1, फ्रैक्शनल पार्ट 0। समझ गया इतनी बात सबको? बोलो। तो एक्चुअली में फ्रैक्शनल पार्ट का जो डेफिनेशन है ना, वो ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या, कि ये होता है, तो ऐसे बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, इसी में लिख रहे हैं आगे, नंबर माइनस इंटीग्रल पार्ट, ये होता है उसका डेफिनेशन। नंबर माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट। इस टाइप का सीन चलता है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, यहां तक सब लोग सुकून में हो भी? समझ रहा है? चलो ठीक है। अब तुमको थोड़ा प्रॉब्लम दे देते हैं। क्या होगा, जैसे ही हम पूछेंगे तुमसे -1.2, तो तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। होगा क्या? तुम बोलोगे सर -1.2 का इंटीग्रल पार्ट है -1 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। ठीक है, बोलो, -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.2। बोलो, चलो यही होगा। -0.2। अच्छा, सुनो सुनो, ठीक है। -0.2, -0.2 जो बोल रहा है, तुम सोच के देखो आराम से कि दोनों चीजों को मिला के बनना चाहिए नंबर तुम्हारा। इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल मिला के बनना चाहिए नंबर। बताओ कैसे बना रहे हो नंबर? -1.2, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होता है? बोलो, आर्यन वर्मा, बोलो। जो 0.2 या -0.2 जो भी बोल रहे हो, बताओ। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट बोलो कितना होता है -1.2 का? -2 होता है, अभी भी देखें, ठीक है। और प्लस, नंबर में दो ही चीजें होती हैं, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब अगर तुम -0.2 डालोगे तो क्या नंबर तुमको ये मिलेगा क्या? या 0.2 डालोगे तो ये नंबर मिलेगा क्या? तो एक्चुअली में वो कितना होना चाहिए, सोचो। हमको तो दिख रहा है ये होगा 0.8 होगा। इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट मिला के नंबर बन गया। तो ये लॉजिक तब तक तो अच्छा लगता है जब तक ये ऐसा नंबर लिखा है प्लस में, पॉजिटिव में। हाँ, दिख रहा है कि एक, तो तुमने सीधे क्या किया, पॉइंट के उस तरफ फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट के इस तरफ इंटीग्रल पार्ट। लेकिन जैसे ही नंबर नेगेटिव हुआ, फिर तुमने दिमाग लगाया कि पॉइंट के इस तरफ कर दोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि -1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? -2। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब -2 पे कुछ ऐड करना पड़ेगा हमको, तभी ये कितना आएगा -1. तो क्या ऐड करना पड़ेगा? 0.8। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? दिस विल बी 0.8। समझ गया? क्या लिख रहे हो बेटा? सर -1 का इंटीग्रल पार्ट, -1 का इंटीग्रल -2 आएगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? -1.2, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? देखो पिछले, अभी तो पढ़े हो, इससे पहले वही तो पढ़ रहे थे। नंबर लाइन पे -1.2 के पीछे कौन सा इंटीजर पड़ रहा है? हम्म? अगर फिर भी बत्ती नहीं जलती है तो बस इसको याद कर लो, डेफिनेशन को। ये होता है x माइनस इंटीग्रल x, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इंटीग्रल पार्ट निकालना सीख चुके हो तो निकाल सकते हो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट। तो अब थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस को आ ही गया होगा। 1.36 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.36, -2.6 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.4। होता क्या है, जब नंबर नेगेटिव में लिखे हैं तो 0.6 है, नेगेटिव नंबर नेगेटिव में, और यहाँ 0.6 तो मतलब 0.4 ये होगा। इस वाले केस में पॉजिटिव में ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये जो पॉइंट के बाहर लिखा है वही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बनता है।
ये है कहानी। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 आ जाए? फ्रैक्शनल पार्ट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सोच के बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सोच के बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू बोलो। पहली चीज फ्रैक्शनल पार्ट, अब ये बात तो समझ में आ रही है कि फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव तो होने से रहा। बोलो नेगेटिव होगा क्या? क्या फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो सकता है, यस और नो? क्या फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो सकता है, यस और नो? सिर्फ नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी चेक कर लिए हैं, पॉजिटिव का भी चेक कर लिए हैं, कैसा भी रहेगा वो नेगेटिव नहीं होगा। तो सबसे कम वैल्यू कितनी मिलेगी, सबसे कम? बोलो सबसे कम। अर्पित कुमार बोल रहे हो, लगभग सही बोल रहे हो, लेकिन बेटा 0 प्लस नहीं, 0 भी होगा, एग्जैक्ट 0। इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 0 होगा। इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, उसमें तो कुछ फ्रैक्शन है ही नहीं ना, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू वो मिलेगी 0.9 नहीं, 0.9999999 इस तरीके से। तो बेसिकली वो 1 से थोड़ा सा कम, 1 माइनस। ठीक है, कोई नंबर ये लिखा है 1.9999 ऐसे लिखा है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.999 इस टाइप से, समझा? तो मतलब वो कभी 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा सा कम, और 0 उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो इतना कहानी क्लियर है हमको कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो स्टार्टिंग 0 से 1, तो जो भी उसका ग्राफ होगा वो 0 से 1 की लेंथ में ही, उतने ही स्ट्रिप में रहने वाला है। उसकी वैल्यू कभी 1 के ऊपर नहीं जाएगी, 0 के नीचे नहीं जाएगी। समझा? बोलो। चलो, तो ग्राफ हम अभी प्लॉट नहीं कर रहे हैं इसका, ग्राफ प्लॉट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक हम थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेना, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कुछ से कुछ नंबर नंबर लिखते रहना, एक बार फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट निकालते रहना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, अब इसको आज यहीं एंड करते हैं।